जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एके सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए हम चला रहे हैं क्रांति यूट्यूब बैच, और वो भी कंप्लीटली फ्री हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इस कोर्स को, जैसा हमने वादा किया था कि जब तक एमपीपीएससी प्री 2025 नहीं आ जाता, यानी कि लगभग आज से 7 से 8 महीने तक ये बैच यूं ही लगातार दोस्तों जो है चलता रहेगा। और आप अगर हमारे YouTube चैनल पर जाके देखेंगे तो आपको एक चीज बहुत अच्छी दिखेगी उसमें, और वो है दोस्तों कंसिस्टेंसी। आज तक कोई भी प्लेलिस्ट शुरू की गई है तो उसको अपने पूरे अंजाम तक ले जाके ही कंप्लीट किया गया है। ऐसा कोई भी प्लेलिस्ट या ऐसी कोई भी सीरीज नहीं जिसका आपके साथ किया हो वादा परंतु उसको पूरा ना किया हो। और बिल्कुल उसी वादे के साथ, बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी के साथ हम अपने क्रांति यूट्यूब बैच को लगातार बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज इसका लेक्चर नंबर 6 है। टॉपिक्स बदलते रहते हैं और लेक्चर्स एक के बाद एक के बाद एक आगे बढ़ते रहते हैं। तो लेक्चर नंबर 6 आप कॉर्नर में भी देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 6 आप यहां पर भी देख सकते हैं। और दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू करने वाले हैं। और वो इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू करने से पहले मुझे आपको एक ये वाली वीडियो, जैसे कि मैं हमेशा आपको दिखाता हूं, मुझे बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख के नहीं आए हो ना, तो आपको क्रांति बैच क्या है यही समझ में नहीं आने वाला। क्रांति बैच को शुरू किया है ताकि मैं आपकी प्रीलिम्स 2025 में मदद कर सकूं। क्रांति बैच आपकी मेहनत का सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप ये कहो कि सर हम इस वीडियो को फॉलो नहीं करेंगे, इस वीडियो में जो आपने कंप्लीट बुक लिस्ट बताई है हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम तो थोड़ा आराम में काम करना चाहते हैं, तो हम केवल आपका क्रांति यूट्यूब बैच फॉलो कर लेंगे और उतने में क्या हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो बड़े शब्दों में ना, नहीं, NO, नो। आपको ये बुक लिस्ट फॉलो करनी है और आपकी इस बुक लिस्ट की मदद के लिए मैं क्रांति यूट्यूब बैच चला रहा हूं। तो दोनों चीजों को कभी कंफ्यूज मत करिएगा। यही है आपका रास्ता, यही है परम सच्चाई। क्रांति यूट्यूब बैच केवल माध्यम है आपकी सफलता तक पहुंचने का दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैंने दो सोर्सेज बताए थे। एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट मैंने आपको बताई थी, और दूसरी मैंने बताई थी आपको विचित्र सोर्स। विचित्र सोर्स में मैंने कहा था कि ये वो सोर्सेज हैं जहां से एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ऊट पटांग 20 से 25 क्वेश्चंस बनते हैं। और सबसे पहला जो क्रांति बैच का लक्ष्य है वो आपको वही विचित्र सोर्स कंप्लीट करवाना है। तो उसी विचित्र सोर्स को कंप्लीट कराते कराते आज हम लेक्चर नंबर 6 पर जो है दोस्तों पहुंच गए हैं। और आज लेक्चर नंबर 6 से पार्ट 1 में शुरू करने वाला हूं। किसका? संदेश मैगजीन बाई एमपी गवर्नमेंट। और पिछले 12 महीने में मध्य प्रदेश सरकार ने जितनी भी संदेश मैगजीन लॉन्च करी हैं वो सब हम कुछ जो है कवर करने वाले हैं। पहले आप संदेश मैगजीन के बारे में थोड़ा सा समझ लो। आप में से हो सकता है बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको इसकी फोटो भी दिखाऊंगा। लेकिन संदेश मैगजीन, आप कहोगे सर पिछले 12 महीने में कितनी संदेश मैगजीन आ गई? तो पिछले 12 महीने में दोस्त लगभग 8 संदेश मैगजीन आई हैं। 8 क्वांटिटी है, यानी कि इससे आपको यह पता चल जाना चाहिए कि हर महीने एक मैगजीन नहीं आती। ये कोई मंथली मैगजीन नहीं है, मासिक मैगजीन नहीं है। कभी कभार 2-2 महीने के गैप में भी एक मैगजीन आती है, और कभी कभी तो 2.5-2.5 महीने का गैप भी हो जाता है, तब जाके एक मैगजीन आती है। एक मैगजीन के अंदर कितने पेज होते हैं ये भी फिक्स नहीं है। कभी 50 पेज की भी मैगजीन निकालते हैं, कभी 60 की भी निकालते हैं, कभी कभी 100 पेज की भी मैगजीन निकालते हैं। डिपेंड करता है कितने गैप के बाद वो मैगजीन लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 12 महीने की मैगजीन हमको कवर करनी है। और क्या प्री 2024 में यहां से क्वेश्चंस आए थे? डेफिनेटली आए थे। और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की क्वालिटी इस पूरी मैगजीन में देखोगे आपको समझ में आएगा। ये मैगजीन डाउनलोड कहां से करनी है? तो गूगल पे बस टाइप कर देना है आपको, संदेश मैगजीन मध्य प्रदेश सरकार। कई सारी वेबसाइट्स हैं, आप वहां से इनको डाउनलोड कर पाएंगे। और बाहर ये दुकानों पर भी शायद मिलती है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। बुक शॉप्स वाले तो ज्यादातर नहीं रखते हैं ये। सरकार कहती है कि हम 25 रुपए की मैगजीन बेचते हैं, बट एग्जैक्टली कहाँ मिलती है वो तो नहीं पता। लेकिन ऐसे कितनी मैगजीन खरीद के आप पढ़ोगे? इससे अच्छा है यहीं से हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ लीजिए। आपका समय बचेगा, आपकी मेहनत बचेगी। आप केवल बस याद रखने पे, मेमोराइजेशन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो पिछले 12 महीने की मैगजीन हम उठाएंगे, यानी कि अच्छा खासा सफर होने वाला है। पार्ट 1 क्या, पार्ट 10, 15, 20, 25 भी लग जाए, लेकिन हम इसको अच्छी तरीके से मैगजीन को, पिछले 1 साल के मैगजीन्स को कवर करेंगे। इसके माध्यम से हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन भी ठीक ठाक कवर हो जाएगा। और मैगजीन तो भैया मैगजीन है, बड़ी खास मैगजीन है। जैसे जैसे पढ़ाऊंगा आपको इसकी अहमियत जो है दोस्तों समझ में आने लगेगी। तो आइए इस लेक्चर नंबर 6 को और संदेश मैगजीन के
इस पार्ट नंबर 1 को आज हम शुरू करेंगे इस लेक्चर में। इसका जो फ्रंट पेज है संदेश मैगजीन का कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। मैंने कहा है एमपीजीके के जो विचित्र क्वेश्चंस हैं उनके लिए ये मैगजीन अच्छी है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैगजीन सरकार खुद लॉन्च करती है वो तो हमको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूं तो उन्होंने लिखा भी हुआ है कि मूल्य कितना है इसका, 25 रुपए। हो सकता है भोपाल वगैरह में जो बुक शॉप्स हैं वहां पर मिल जाती हो, है ना, क्योंकि सरकार वहीं से चलती है तो वहां पर जरूर उपलब्ध करवाते होंगे। इस मैगजीन में उन्होंने लिखा है जून 2024। अभी क्या चल रहा है, जुलाई 2024। तो रीसेंट जो सबसे लेटेस्ट है वो इन्होंने यही वाली मैगजीन लॉन्च की हुई है जून 2024 की। ठीक है, तो मैं रिवर्स में जाऊंगा। जून से पहले पिछले 12 महीने में जितनी भी इन्होंने मैगजीन्स लॉन्च करी हैं वो कम से कम 12 महीने की मैगजीन्स तो हम एक टारगेट बना लिया है, इसको पूरा कवर करेंगे ही करेंगे। और इस दौरान जून के बाद भी अगर ये कोई मैगजीन लॉन्च करते हैं, उम्मीद है कि अगस्त में ये मैगजीन लॉन्च करेंगे, तो अगस्त आने से पहले ही मैं आपको ऑलरेडी 12 मंथ की मैगजीन करवा चुका हूँ। उसके बाद जितनी भी आएंगी हम आगे उसको करवाते जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। मेरी वो प्रीलिम्स वाली स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर जितनी भी विचित्र सोर्सेज के मैंने नाम मेंशन करे थे वो तो मुझे ही आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। आप उस वीडियो के अनुसार केवल अपनी बुक लिस्ट पे पूरी शिद्दत से अपना समय दीजिए, ठीक है साहब। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो संदेश मैगजीन, और मैं तो खैर इसको मैगजीन को मेरे लिए तो डाउनलोड भी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने तो वहां से फिर ये आर्टिकल्स कट किए हैं और लगाए हैं। तो दोस्तों वहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। 18वीं लोकसभा के जो चुनाव अभी हुए हैं 2024 में, 18th लोकसभा। पहला फैक्ट तो यही है कि कौन से नंबर के लोकसभा चुनाव हुए हैं, 18 नंबर के लोकसभा चुनाव। तो उससे संबंधित एमपी के कुछ विशेष फैक्ट हैं जो संदेश मैगजीन में कवर किए गए थे। काफी इंपॉर्टेंट है, हमको जानना जरूरी है। हिंदी का देख के टेंशन मत लेना, क्योंकि देखो सरकारी कामकाज है, हिंदी में ही होता है। इंग्लिश मीडियम वाले लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं तो इंग्लिश मीडियम को टेंशन लेने नहीं देंगे, ठीक है साहब। चलिए आप सुनिए, देखें। मध्य प्रदेश का तथ्य परिदृश्य यानी कि फैक्चुअल डेटा बता रहे हैं, और किसके रेफरेंस में बता रहे हैं, तो ये 18वीं लोकसभा 18th लोकसभा इलेक्शंस के रेफरेंस में बता रहे हैं साहब, ठीक है। आइए फैक्ट देखते हैं। अगर इन्होंने मैगजीन के अंदर भी फैक्ट अगर गलत डाला है, इन्होंने एक दो जगह डाला है, मैंने उसको पता भी लगाया है, लेकिन इनकी टेबल्स वगैरह सब एक्यूरेट है, परंतु अगर इन्होंने मैगजीन के अंदर कोई फैक्ट गलत डाला है तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब हम आपत्ति लगाते हैं ना किसी प्रश्न पे, और हम वहां पर सरकारी मैगजीन का प्रूफ देते हैं, तो मजाल है कि हमारी आपत्ति रिजेक्ट हो जाए। सबसे अच्छी बात, और यही खासियत होती है जब हम एनसीईआरटी से किसी चीज को पढ़ते हैं, कि कोई भी सरकार, कोई भी अदालत हमारी आपत्ति को खारिज नहीं कर सकती, क्योंकि ये कोई किताब नहीं है, इस सरकार के द्वारा खुद छापा हुआ एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है दोस्तों, आइए देखें। तो मध्य प्रदेश में टोटल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज कितनी हैं, मतलब कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, तो वो तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कितने हैं, 29 हैं, ठीक है। क्योंकि मध्य प्रदेश की लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी है, 29, तो 29 लोकसभा में सीट है। तो जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनकी संख्या भी कितनी है, 29, ठीक है। अब ये 29 में से अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, इनकी सीट कितनी कितनी है, तो एसटी की है 6 और एससी की है कितनी, 4। तो 29 में से 6 और 4 हटा दो, यानी कि 10 हटा दो, तो बाकी जो बच गई वो जनरल की सीट्स बच गई। तो जनरल की सीट्स की क्वांटिटी इन्होंने कितनी बताई है, 19 बताई है। इतना क्लियर हो गया। अब सुनो, अब जो इस बार 2024 में 18वीं लोकसभा में जो टोटल वोटर्स थे, जो कुल मतदाता थे, तो उनकी संख्या, यहां पर संख्या याद रखनी पड़ेगी, और याद रखना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। शुरू में याद रख लो ना, 5,63,40,000, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कितना याद रख सकते हो आप यहां पर, 5,63,40,000, इतना बिल्कुल हम याद रखेंगे। ये टोटल मतदाता थे मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की तरफ से। अब ये 5,63,00,000 में से पुरुष कितने थे, तो 5,63,00,000 में से पुरुष थे 2,89,51,000, और बाकी महिलाएं कितनी थी साहब, तो महिलाएं थी 2,73,87,000। अगर आप गौर से देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है,
टोटल 563 है, यहाँ पर 289 है, यहाँ पर 273 है महिलाओं का, तो कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। याद रखना इसको, थोड़ा सा बस 2-4 बार दोहरा लोगे ना, 10 मिनट बैठ के दिमाग में सेट हो जाएगा फिगर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर में आप ट्रांसजेंडर जो होता है उसको, जो ना तो पुरुष है ना महिला है, तो जो थर्ड जेंडर है उनमें कितना हो गया, तो थर्ड जेंडर की दोस्तों संख्या थी 1 2 3 7। शुरू में 1 2 3 है, 1 2 3 हम 7 7 हैं, तो ऐसे याद रख लो 1 2 3 7, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों 85 वर्ष से अधिक आयु वाले वोटर कितने थे, 85 ईयर्स अबव एज के, तो वो भी बहुत अच्छा आंकड़ा है तो साहब, लास्ट में 000 है, 289,000, ये भी बहुत अच्छा आंकड़ा है। उसके बाद जो डिसेबल यानी कि जो दिव्यांग, डिसेबल जो वोटर्स थे, दिव्यांग मतदाता कितने थे, तो वो कितने हैं 579,000। मुझे ये हटाना पड़ेगा ताकि मैं उसको ऊपर शिफ्ट कर सकूं, ठीक है, आराम से बनेगा। थर्ड जेंडर वाले कितने हैं, 1 2 3 हम 7 7 हैं। और टोटल वोटर कितने हैं, तो टोटल वोटर मैं देख नहीं रहा स्क्रीन पे, लगभग 5,63,40,000 के आसपास। और पुरुष वाले कितने हैं, तो पुरुष 289, 2,89,00,000। और महिलाएं 2,73,00,000। हो रहा है भाई, मुझे अगर फैक्ट याद हो रहा है तो दुनिया में किसी को भी फैक्ट याद हो जाएगा, कि मैं फैक्ट याद करने में मैंने आज तक कभी प्रयास नहीं किया, तो मुझे पता नहीं कि मैं कितना अच्छा फैक्ट याद कर सकता हूं। परंतु अगर मैं फैक्ट याद रख पा रहा हूं, तो गया से गया गुजरा व्यक्ति भी फैक्ट याद रख सकता है, इतना मैं गारंटी दे रहा हूं। तो बिल्कुल आप प्रयास करेंगे तो सब हो जाएगा, ना प्रयास करने का कोई भी आप ऐसा बहाना ना ढूंढें। उसके बाद टोटल वोटिंग सेंटर कितने बनाए गए थे, कुल मतदान केंद्र कितने बनाए गए थे, तो 64,523। चलो ठीक है, अप्रोक्स 64,000 याद कर लो। सहायक यानी कि जो जो मेन जो वोटिंग बूथ होते हैं, उनकी सपोर्ट के लिए, उनके हेल्प के लिए भी मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, तो उनकी संख्या कितनी थी, मात्र 376। तो ये तो ज्यादा होते नहीं, केवल सपोर्ट के लिए होते हैं। उसके बाद अब ये टोटल टोटल इतने थे वोटिंग वाले मतदान केंद्र, 64,523। इसमें से कितने महिलाओं के द्वारा मैनेज किए गए, तो महिलाओं के द्वारा मैनेज किए गए साहब कितने, तो महिलाओं के द्वारा मैनेज किए गए 3,500। मतलब बहुत ज्यादा वोटिंग सेंटर, मतदान केंद्र महिलाओं के द्वारा मैनेज नहीं किए गए, क्योंकि टोटल इतने थे और मात्र इतने ही महिलाओं ने मैनेज करे। अच्छा, दिव्यांग जनों के द्वारा यानी कि डिसेबल्ड लोगों के द्वारा कितने मतदान केंद्र मैनेज किए गए, तो इनकी संख्या भी ज्यादा नहीं है, 250 के आसपास है। पहली बार जो नए वोटर्स की संख्या थी, जिन्होंने पहली बार वोट दिया है 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव में, तो फर्स्ट टाइम वाले जो वोटर्स थे उनकी संख्या कितनी है, तो लगभग लगभग 16 लाख के आसपास उनकी संख्या है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला है साहब, सबसे इंपॉर्टेंट 15 नंबर वाला, कि 1,000 पुरुष वोटर्स के कंपैरिजन में कितनी महिलाएं मतदाता थीं। तो अगर एक तरफ 1,000 पुरुष वोट देने गए थे, तो उनके सामने 946 महिलाएं वोटर्स थीं, जो कि एक बहुत अच्छा आंकड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो 946 यहां पर हो गया। थर्ड जेंडर वाला भी इंपॉर्टेंट था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा था, संदेश मैगजीन के अंदर चकाचक इन्होंने लगाया हुआ है, इसीलिए हमने कहा था कि वो प्रीलिम्स वाली वीडियो आप जरूर देखो साहब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ये आंकड़ा और है साहब, इसको और थोड़ा ध्यान से देखना। प्रदेश में आयु वर्ग वार मतदाता यानी कि किस एज ग्रुप के कितने वोटर्स हैं, तो अगर आप अच्छे से आइडेंटिफाई करो ना, अगर आप अच्छे से आइडेंटिफाई करो, तो मुझे देखकर ऐसा यहां पर प्रतीत हो रहा है कि जो लोग 30 से 39 ईयर्स ऑफ एज के बीच में हैं, वो सबसे ज्यादा हैं। क्योंकि देखो ना ऊपर 16 लाख, फिर 1 करोड़ 35 लाख, 1 करोड़ 49, 1 करोड़ 10, सबसे ज्यादा यहीं पर ही है साहब, है ना। और सबसे कम कहाँ नजर आ रहे हैं, सबसे कम नजर आ रहे हैं वो नीचे 7 लाख वाले, तो 80 वर्ष या अधिक से तो कम वाले वैसे ही हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी पीछे मैंने क्या पढ़ाया था, 85 वर्ष से ऊपर की एज वाले कितने वोटर्स थे, दिमाग में रिपीट करो, खुद को आंसर दो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये हो गया हाईएस्ट। तो याद रखना 18वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट डालने वाले जो लोग थे वो किस एज ब्रैकेट में थे, तो 30 से 39 वर्ष के बीच में, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आगे देखें साहब, आगे देखें। अब आगे यहाँ पर मैंने कुछ कामकाज, कुछ योजनाएं, मैंने इस योजना के बारे में अभी इससे पहले जो 5 लेक्चर्स बजट के लिए थे 2024-25 का एमपी का बजट, उसमें भी मैंने इसकी चर्चा करी थी, और यही चर्चा इन्होंने मैगजीन में भी करी हुई है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। पहले तो आप ये सुन लो कि सेम सेम से नाम की 3 योजनाएं हैं। पहली क्या है? पीएम श्री। तो पीएम श्री सब में कॉमन है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। पर्यटन मतलब टूरिज्म नॉर्मल, वायु सेवा मतलब हवा से। तो हवा के माध्यम से टूरिज्म हो रहा है नॉर्मल, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तीन तीन सेम सेम से दिखने वालों के नाम गिनाऊंगा मैं आपको पहले, ठीक है। उसके बाद दूसरी कौन सी है? देखो यहां पर भी पीएम श्री लिखा है, लेकिन अब पर्यटन के आगे एक और शब्द लग गया, धार्मिक। और वायु सेवा की जगह हो गया हेली सेवा। यानी कि इस योजना में एक चीज तो साफ है कि जो पर्यटन हो रहा है, पर्यटन का संबंध केवल धार्मिक लोकेशन से है, और यहां पर वायु सेवा नहीं, एग्जैक्टली यहां पर हेलीकॉप्टर को यूज किया जाएगा। एक चीज ये क्लियर हो गई। तीसरी दोस्तों एक और मिलती जुलती है, यहां पर भी देखो पीएम श्री लिखा हुआ है, और आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है? एयर एम्बुलेंस सेवा। अब ये तो बिल्कुल अलग लग रही है। आगे भले ही पीएम श्री है और एयर भी है, यानी कि उड़ने वाला ही रास्ता है, और एम्बुलेंस सेवा है, तो ये तो पेशेंट्स के लिए है, ठीक है। तो पीएम श्री नाम से दोस्तों 3 एक जैसी दिखने वाली योजनाएं हैं। हम पहले कौन सी वाली देखेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। तो दोस्तों सबसे पहले हमको इसमें देखनी है तारीख है। थोड़ा सा मुझे शोल्डर पेन हो रहा है, ठंड बजी हुई है यार। तो देखो पहले इसके बारे में देखते हैं, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। तो सबसे पहले ये देखो कि ये लॉन्च कब हुई है। तो ये लॉन्च हुई है 13 जून। कौन से सन की बात हो रही है साहब? इसी सन की बात हो रही है। कहां पर लॉन्च हुई है? भोपाल। भोपाल में कहां पर? राजा भोज विमानतल पर, है ना, राजा भोज विमानतल पर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ हुआ है। इसके अब ये कुछ नहीं है, मैंने इसमें बजट के अंदर भी कहा था, ये टूरिस्ट लोगों के लिए एक फ्लाइट सर्विस है, दैट्स इट। छोटा सा इसमें प्लेन अवेलेबल करवाया जाएगा, उसमें बहुत कम संख्या में टूरिस्ट बैठ के मध्य प्रदेश के अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट पर घूम सकते हैं, बस इतना है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है, क्योंकि बजट के लेक्चर्स में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पिछला हमारा साल बीत के गया है 2023 वाला, उसमें एमपी ने रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज्यादा टूरिज्म इसी साल आए हैं, उससे पहले कभी भी इतने नहीं आए थे। अब ये सब फैक्ट जानना है तो पहले वाले लेक्चर जाके देखो। अब इस योजना में कितने शहरों को जोड़ा जाएगा ये भी हमने उस दौरान बताया था। 8 शहरों को जोड़ा जाएगा। कितने शहरों को जोड़ा जाएगा साहब? 8 शहरों को जोड़ा जाएगा। नाम सुनो। भोपाल बड़ा शहर है, आ गया। इंदौर बड़ा है, आ गया। जबलपुर बड़ा है, आ गया। ग्वालियर आ गया। उज्जैन महाकाल जी के लिए बड़ा है, मतलब टूरिस्ट के हिसाब से, धार्मिक स्थल के हिसाब से, ज्योतिर्लिंग के हिसाब से सबसे बड़ा है। उज्जैन भी है, ओमकारेश्वर भी है। तो क्या इन्होंने इसमें ओमकारेश्वर डाला है? ओमकारेश्वर नहीं डाला। रीवा, वो वाला जो है ना, दूसरा वाला जो पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा, वहां पर ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों डाला है, क्योंकि दोनों ज्योतिर्लिंग हो गए ना। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर तो हो गया। अब उसके बाद उज्जैन ले लो, रीवा, सिंगरौली और खजुराहो। इन 8 शहरों को जोड़ा जाएगा किस योजना से? पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना से। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अभी जब इस योजना को शुरू किया गया है तो टोटल कितने यात्रियों के साथ इसका शुभारंभ किया गया है? तो टोटल 5 यात्रियों के साथ जो है इसका शुभारंभ किया गया है। इतनी चीज क्लियर हुई? चलो अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अच्छा, और इसका जो टिकट बुकिंग काउंटर है वो भी देख लो। टिकट बुकिंग काउंटर इसका कहीं नहीं, भोपाल एयरपोर्ट पर ही इसका टिकट बुकिंग काउंटर है, वहां से इसकी टिकट बुक की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट पर जाके ही टिकट बुक करनी पड़ेगी, आप सीधे यहां से भी जो है जानकारी ले सकते हो। देखो लिखा हुआ ना, इच्छुक पर्यटक, यानी कि जितने भी टूरिस्ट इंटरेस्टेड हैं, आप ये www.flyola.in पर जाके ऑफर देख सकते हो, क्या क्या चल रहे हैं, कब कब फ्लाइट है, क्या क्या किराया की जानकारी है, सब कुछ आप यहां पर जाके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों और क्या कहा गया है कि 5 यात्रियों के साथ इसका शुभारंभ किया गया है। तो 5 यात्रियों में कौन कौन है? तो एक का नाम है श्री धर्मेंद्र दुबे, एक का नाम है दिव्यराज सिंह, ये दूसरे हो गए। तीसरे का नाम है कुलदीप
चौथे का नाम है नदीम खान और पांचवे का नाम है मनोज श्रीवास्तव। तो बिल्कुल सही बात है, 5 लोगों के साथ जो है इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है साहब। अच्छा अब सुनो, अब सरकार ने योजना तो चालू कर दी, लेकिन जो फ्लाइट की सर्विस है वो तो कोई ना कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही होगी। तो आप देखें कि ये जो पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना है, ये किस फॉर्मेट में चलाई जाएगी? पीपीपी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब वो कौन सी कंपनी है जिसने मध्य प्रदेश के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हाथ मिलाया है? तो कंपनी का नाम सुन लो। कंपनी का जो नाम है वो है मैसर्स, यहां से अच्छे से देखना, मैसर्स जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट में कहा गया है फ्लाई ओला। ठीक है, तो मैसर्स जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मैसर यानी कि दिमाग का मैस हो गया है, कब प्लेन आएगा तो ऐसे याद रख सकते हो, मैसर्स जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और ब्रैकेट में फ्लाई ओला। ठीक है, तो कंपनी का नाम समझ में आ गया। योजना कैसे चलाई जा रही है, कब शुरू हुई थी, भोपाल में शुरू हुई थी, तारीख भी बता दी मैंने आपको, 5 ये लोग बंदे हैं ये भी बता दिया। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे इसमें एक और यहां पर फैक्ट डाला गया था संदेश मैगजीन के अंदर ही कि खजुराहो में देश का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोला जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी ने जो है कहा है कि ये इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग स्कूल होगा जिसे खजुराहो में जो है प्रारंभ किया जाएगा। और आने वाले समय में कहीं भी ऐसे और सारे ओपन किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल किसको चुना गया है दोस्तों? खजुराहो को। तो इंडिया का सबसे पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल है उसको कहां पर ओपन किया जाएगा? उसको खजुराहो में ओपन किया जाएगा। सिंपल सा फैक्ट है, यहां पे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद अब आपने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा कर ली, अब नंबर आएगा पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का। दोनों अलग है यहां पर। अब यहां पर भले ही प्लेन का फोटो डाल दिया है, लेकिन ये होगी हेलीकॉप्टर के माध्यम से, ऐसा इसमें नाम ही है ना। देखो, देव स्थलों के प्रति आस्था को जोड़ने का साकार हुआ संकल्प। देव स्थल मतलब धार्मिक स्थल की बात हो रही है। ठीक है साहब। अच्छा चलो देखो अब यहां पर क्या लिखा है, पीएम श्री धार्मिक पर्यटन, पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा। थोड़ा जूम कर दूं इसको ताकि अच्छे से आपको नजर आए। तो ये भी कब लॉन्च किया गया है? 16 जून को लॉन्च किया गया है ना। एक दफा मैं क्रॉस कंफर्म के लिए देख लूं कि मुझे ऐसा लग रहा है वो भी 16 जून को ही थी पर्यटन वायु सेवा। नहीं, ये 13 जून को थी। ठीक है, 3 दिन का गैप है क्योंकि फटाफट फटाफट एक के बाद एक तो करेंगे नहीं। तो जो नॉर्मल जो पर्यटन वायु सेवा थी वो 13 जून को थी, और ये जो धार्मिक पर्यटन वायु सेवा है ये 16 जून को है। ठीक है, और कहां से इसको लॉन्च किया गया है? तो उज्जैन से लॉन्च किया गया है। डॉक्टर मोहन यादव जी का जो घर है उनकी फेवरेट जगह, तो उज्जैन स्थित पुलिस लाइन में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया गया। तो जो नॉर्मल वाली पर्यटन वायु सेवा थी वो कहां से लॉन्च हुई है? भोपाल से। और धार्मिक पर्यटन वाली कहां से लॉन्च हुई है? तो ये लॉन्च हुई है उज्जैन से। ठीक है, अच्छा अभी क्या है कि अभी जो हेली सेवा है ये केवल कहां से कहां तक चलेगी? तो श्री महाकालेश्वर यानी कि उज्जैन से लेकर ओमकारेश्वर, मतलब सॉरी ऐसा बोला गया है कि ऐसा मत समझना कि महाकालेश्वर से लेके ओमकारेश्वर ही जाएगी, ऐसा नहीं है। देश भर के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वहां के लिए भी इसको भविष्य में शुरू किया जाएगा, अभी नहीं शुरू किया जाएगा, वो भी इन्होंने आगे लिखा है। ठीक है, अच्छा और क्या कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी कह रहे हैं कि उज्जैन में अभी तक कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, तो हमने उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने के लिए भी भारत सरकार को जो है बोल दिया है, और जल्द ही वो भी काम जो है हो जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। और देखते हैं साहब, और देखते हैं। हाँ, और क्या लिखा है? ठीक है, ये तो पूजा वूजा करी उन्होंने और स्टार्ट कर दिया। ठीक है साहब, फिर क्या कहते हैं? हाँ, ये जो धार्मिक पर्यटन हेली सेवा है इसके तहत जो प्रथम यात्री वो मुंबई से आई हैं, उनका नाम श्रीमती दिशा सिंह, श्रीमती दिशा सिंह, और उनके परिवार को विमान का टिकट दिया गया था। और उनके साथ जैसे
जो पर्यटन वायु सेवा उसमें तो 5 यात्रियों के साथ शुरू हुआ था, तो यहाँ पर एक आई हैं श्रीमती दिशा सिंह, अपने परिवार सहित आई हैं। तो पहले चरण में क्या होगा वो सुन लो एग्जैक्टली। तो पहले चरण में साहब कहां कहां कवर होगा, तो पहले चरण में एक हो गया भोपाल, भोपाल के बाद फिर उज्जैन, उज्जैन के बाद ओमकारेश्वर, फिर एवं इंदौर, उज्जैन ओमकारेश्वर रूट पर यह हवाई सेवा प्रारंभ की गई है कि भैया या तो तुम भोपाल उज्जैन ओमकारेश्वर ऐसे चले जाओ, या फिर इंदौर उज्जैन ओमकारेश्वर ऐसे चले जाओ। यानी कि उज्जैन और ओमकारेश्वर तो दोनों तो कॉमन रहेंगे क्योंकि ज्योतिर्लिंग है। बाकी जो तीसरा ऑप्शन है वो या तो भोपाल के थ्रू हो सकता है या फिर इंदौर के थ्रू हो सकता है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसकी बुकिंग कहाँ होगी, तो इसकी बुकिंग के लिए हमको भोपाल के एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा या फिर फ्लाई ओला की वेबसाइट पर नहीं देखना पड़ेगा। इसकी बुकिंग के लिए सीधे आईआरसीटीसी पर सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। कहां पर, सीधे आईआरसीटीसी पर, कि वहीं से जाओ और वहीं से जो है आप अपनी बुकिंग वगैरह करो साहब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी क्या कहा गया है कि अभी ये क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों। अभी फिलहाल में क्या सिचुएशन है, फिलहाल में क्या है, फिलहाल में तो इनके पास ज्यादा नहीं था, एक हेलीकॉप्टर था। कितना था आने वाले दिनों में अच्छा, आने वाले दिनों में हेलीकॉप्टर की संख्या जो है बढ़ा देंगे, जिसमें 16-16 यात्री जो है एक एक बार में ट्रेवल कर सकेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कितने यात्री हेलीकॉप्टर में सफर कर सकेंगे, ये तो सुन के ही अपने को पता चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब कौन सा है, तो साहब अब है आपका कौन सा, अब है पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा, ठीक है। अब इसका काम तो मरीजों के लिए है साहब, तो ध्यान पूर्वक सुनना, आराम से जो है हम इसको पढ़ेंगे। तो ये क्या है, देखो ये एक इमरजेंसी सेवा है। अगर हमको किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उस चीज के लिए ये एक इमरजेंसी सेवा है। इसकी शुरुआत भी कहां से की गई थी, उज्जैन पुलिस लाइन, जहां से आपका पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अच्छा, मार्च महीने में जो है इसको शुरू किया गया था, और उसके बाद ठीक है, जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, बिल्कुल सही बात है भैया, इमरजेंसी में आप इसको यूज करोगे, है ना। एयरलिफ्ट कहते हैं, एयरलिफ्ट करवा लिया तो वो कहीं ना कहीं वैसी ही चीज है। अब सुनिए, हाँ, लेकिन तुमको ये एयर एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए भी तो कोई एम्बुलेंस चाहिए ना। तो देखना, रोगी है, कोई पीड़ित है, कोई पेशेंट है, उसको एयर एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए भी एक एम्बुलेंस लगेगी। तो उस एम्बुलेंस का इन्होंने नाम रखा है संजीवनी 108 एम्बुलेंस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है साहब, इसको याद रखना। नाम क्या है, संजीवनी 108 एम्बुलेंस। इसमें मरीज को रखकर बिठाकर लेटाकर स्ट्रेचर पे उसको एयर एम्बुलेंस तक ले जाया जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, काय काय की बीमारियों में काम आएगी, ऑलमोस्ट हर प्रकार की बीमारी को इसमें इन्होंने कवर किया हुआ है, पहली चीज तो ये सुन लो। और एक चीज पता है क्या है, एक चीज ये है कि जब ये जाएंगे ना एयर एम्बुलेंस में, तो सीधे सी बात है पैरा मेडिकल स्टाफ भी जो है वहां पर मौजूद रहेगा। मेडिकल स्टाफ नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद अगर एयर एम्बुलेंस में कोई मरीज जा रहा है और एयर एम्बुलेंस की दुर्घटना हो गई, मतलब एयर एम्बुलेंस जान बचाने के लिए थी लेकिन कभी कभार हो जाता है दुर्घटना हो गई, तो अगर ऐसी दुर्घटना हो गई ना साहब, तो जो मरीज है उसको 50 लाख का बीमा दिया जाएगा। कितने लाख का, 50 लाख का दुर्घटना बीमा जो है उसे दिया जाएगा अगर एयर एम्बुलेंस की वजह से कोई दुर्घटना हो जाती है। तो ये भी अच्छा प्रावधान है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है साहब, 50 लाख का बीमा, तो उसको भी जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फिलहाल एयर एम्बुलेंस की जो सर्विस है वो कैसे कैसे दी जा रही है, तो फिलहाल एयर एम्बुलेंस की सर्विस देने के लिए हमारे पास एक तो प्लेन है, एक हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास प्लेन है, और वो कितना सीटर है, और ये है साहब आपका 4 सीटर। और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है साहब हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर कितना सीटर है, हेलीकॉप्टर 3 सीटर है। वर्तमान में तो ये सिचुएशन है, ठीक है, लेकिन बाद में इसको जो है डेफिनेटली बढ़ाया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस ओके, क्लियर, बढ़िया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे देखो, आगे क्या है, आगे फोटो देखें। प्रदेश में जल गंगा संरक्षण अभियान, जल गंगा, गंगा नदी से कोई लेना देना नहीं है, जल गंगा संरक्षण अभियान, बूंद बूंद भविष्य, ये ऐसी फोटो इनकी आई थी, बूंद बूंद भविष्य। अब इधर देखो, अभियान की पूरी कहानी सुनो, अभियान की कहानी क्या है।
तो देखना साहब, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने एक ब्लंडर मिस्टेक भी करी थी अपनी मैगजीन के अंदर, मतलब मानते ही नहीं है, गड़बड़ किए बिना तो मानना ही नहीं है साहब अपने को। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा अभियान का शुभारंभ हुआ। अभियान का नाम क्या है साहब? अभियान का नाम क्या है? तो अभियान का नाम एक दफा और रिपीट कर रहा हूं, अभियान का नाम है गंगा जल गंगा संवर्धन अभियान। जल गंगा संवर्धन अभियान वही है कि आपको नदियों की साफ सफाई रखनी है, घाटों की साफ सफाई रखनी है, गंदगी कम से कम करनी है, बस पूरा इसका काम यही है, ठीक है। लॉन्च कब किया गया है जल गंगा संवर्धन अभियान को? 5 जून। और 5 जून दोस्तों हम सभी जानते हैं क्या होता है, एनवायरमेंट डे होता है, पर्यावरण दिवस। तो एनवायरमेंट डे के खास मौके पर जल गंगा संवर्धन अभियान को जो है लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों रायसेन डिस्ट्रिक्ट में एक गांव आता है झिरी बहेड़ा। झिरी बहेड़ा। अब झिरी बहेड़ा में इन्होंने क्या लिखा था कि झिरी बहेड़ा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भाई साहब नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, और जब आप इसको देखोगे, क्रॉस कंफर्म करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने गलत लिखा है। झिरी बहेड़ा बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। तो एक फैक्ट ये भी आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है, झिरी बहेड़ा, जो कि एक कौन से जिले में आता है, रायसेन जिले का वो हिस्सा है। तो इसलिए मैंने नर्मदा नदी को यहां से जो है उड़ा दिया कि साहब इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है। तो कहां से लॉन्च किया गया है जल गंगा संवर्धन अभियान? तो रायसेन जिला, झिरी बहेड़ा गांव, जहां जहां से बेतवा नदी का ओरिजिनेट होता है, उद्गम होता है। और 5 जून एनवायरमेंट डे पर जो है इस काम को किया गया था। और इस मौके पर टोटल कितने पौधे लगाए गए थे? इस मौके पर दोस्तों 108 पौधों का रोपण किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये ऊपर वाला इंपॉर्टेंट तो है ही, झिरी बहेड़ा बेतवा नदी का उद्गम स्थल वाला, ठीक है। अच्छा, बाकी इसमें एज सच क्या है, बाकी इसमें एज सच कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज मैंने वहां पे आपके लिए और लिखी है कि ये जो जल गंगा संवर्धन अभियान है, इसका अंत कब होगा? हो गया, मतलब अभियान का समापन 16 जून को गंगा दशहरा के अवसर पर उज्जैन में होगा। तो समापन कब होगा? गंगा दशहरा। कहां पर? उज्जैन में। किस तारीख को? 16 जून को। समापन ऑलरेडी इसका हो चुका है, ठीक है साहब। अच्छा, उसके बाद देखो एक ये नदी है, इसको जनरली लोग खान नदी कह देते हैं। तो वो थोड़ा सा उच्चारण जो है गलत हो जाता है, लोग इसको बोल देते हैं खान नदी। क्या बोल देते हैं? खान नदी। जबकि ये खान नदी नहीं है, ये कान्ह नदी है। ये कान्ह नदी है, लेकिन कान्ह बोलना मुश्किल है, तो खान खान उसका नाम पड़ता आ रहा है, इंदौर से ही बहती हुई जो है निकलती है। तो इस नदी का पानी बहुत गंदा है, बेसिकली नाले जैसा हालत है इसकी। तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि एक परियोजना चलाई है, कान्ह डक्ट परियोजना का भूमि पूजन किया। तो मतलब एक योजना ही है। कब शुरू करी है? तो साहब 15 जून को जो है इसकी शुरुआत। तो ये कहां से? मुख्यमंत्री जी की फेवरेट जगह उज्जैन से जो है इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। और है ना, उज्जैन के ग्राम डेंडिया स्थित शनि मंदिर के पास। तो ये पूरी लोकेशन दी है 15 जून उज्जैन, ग्राम डेंडिया, शनि मंदिर के पास। फलाने रुपए लगाए, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसका परियोजना का पूरा काम क्या है वो आप सुन लो। अब परियोजना का पूरा काम ये है साहब, इधर ध्यान से सुनना, कि मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि जो कान्ह नदी का जो डर्टी वाटर है, पल्यूटेड वाटर है, दूषित जल है, वो मां शिप्रा के किसी भी तट पर नहीं मिलेगा। अभी तक क्या हो रहा था, कान्ह नदी का जो पानी था वो शिप्रा नदी पे जाके मिल रहा था, तो उससे शिप्रा नदी भी बहुत ज्यादा दूषित हो रही थी। मुख्यमंत्री जी ने उसका पानी पी के भी दिखाया था, ये साबित करने के लिए नहीं कि वो साफ है, परंतु वो गंदी हो गई थी साइंटिफिकली। तो ये करना बहुत जरूरी था, कान्ह नदी का पानी शिप्रा में गिरने से हमको रोकना है, ठीक है। अच्छा, तो कान्ह का पानी जो है अब वो कहां जाके गिरेगा? तो कान्ह नदी का जो पानी है अब वो गंभीर नदी के निचले किनारे तक। मैं गंभीर नदी भी पहली बार सुन रहा हूं, शायद हो सकता है कि मैंने पहले नहीं सुना हो। तो गंभीर नदी के निचले किनारे तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है साहब। शिप्रा नदी में नहीं भेजेंगे। तो इसको कहां भेजाया जाएगा? गंभीर नदी के पास भेजाया जाएगा, और वहां पर फिर इसका प्लांट लगा के इसका प्यूरिफिकेशन, इसका शुद्धिकरण होगा। और शुद्धिकरण हो जाने के बाद, कान्ह नदी का जो गंदा पानी है उसका शुद्धिकरण हो जाने के बाद पानी साफ हो जाएगा। पानी जब साफ हो जाएगा तो इस पानी को आसपास के जो किसान हैं
उनको सिंचाई के लिए जो है इसको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो अब कान्ह नदी का पानी शिप्रा में ना जाके कहाँ जाएगा, शिप्रा में ना जाके अब कान्ह नदी का पानी गंभीर नदी के करीब जाएगा, वहां पर उसका प्यूरिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण होगा, और फिर उसके बाद पानी को साफ करके आसपास के जो निकटतम किसान हैं उनको सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है कान्ह डक्ट परियोजना। ठीक है, कान्ह डक्ट परियोजना। उसके बाद दोस्तों जल संरक्षण के क्षेत्र में डॉक्टर मोहन यादव जी ने कुछ अवार्ड्स दिए हैं, 3 लोगों को अवार्ड दिए हैं, वो जानना जरूरी है क्योंकि अवार्ड वाला प्रश्न आ जाता है। ठीक है, क्या लिखता है, बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि जल संरक्षण के लिए यानी कि वाटर कंजर्वेशन के लिए सम्मानित किए गए हैं कुछ लोग। तो आइए हम उनका नाम देखते हैं। सबसे पहले कौन है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा इस अवसर पर कीर्तन एवं श्री, ठीक है, श्रीनाथ परंपरा का प्रचार प्रसार के अद्वितीय प्रयासों के लिए। हाँ, तो यहाँ पर पूरा नाम जो है मेंशन किया है, श्री बाल कृष्ण वासुदेव नाथ ढोली बुवा महाराज, ये इनका नाम है, श्री बालकृष्ण वासुदेव नाथ ढोली बुवा महाराज, इनको सम्मानित किया है। तो ये नाम हो गया पहला। ठीक है, ये नाम हो गया पहला। तो आप सिंपल श्री बालकृष्ण महाराज अगर ऐसे भी याद रख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। पहला इनको सम्मानित किया गया है काय में, जल संरक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, श्री बालकृष्ण महाराज। उसके बाद दोस्तों और किसे सम्मानित किया गया है, तो एक जो सम्मानित हुई हैं उनका नाम है श्रीमती सीताबाई। इन्होंने तो भैया गजब काम किया, श्रीमती सीताबाई, नाम भी सीता, इनका काम भी सीता मैया जैसा है। कैसे, इन्होंने अपनी खुद की 5 बीघा जमीन बेच दी और उससे जो पैसा आया उस पैसे से शिप्रा नदी के किनारे घाट का निर्माण करवाया। सोचिए आप, तो आजकल लोग एक एक चीज के पीछे अपनी जान देते हैं, उन्होंने अपनी 5 बीघा जमीन बेच दी, श्रीमती सीताबाई। ठीक है, तो एक तरफ हमारे श्री रामकृष्ण महाराज हो गए, दूसरी तरफ श्रीमती सीताबाई, सारे नाम भी एक से एक बेहतरीन है, बिल्कुल दैविक नाम है। श्रीमती सीताबाई ये दूसरी हो गई। और चौथे कौन है साहब, तो चौथे हैं श्री दीपक कहार। चौथे कौन से हैं, श्री दीपक कहार। अगर ये तीनों नाम आपको मिल जाएं तो जल संरक्षण के क्षेत्र में डॉक्टर मोहन यादव जी ने इनको सम्मानित किया है, श्री बालकृष्ण महाराज, उसके बाद श्रीमती सीताबाई और श्री दीपक कहार। ठीक है, ये 3 नाम जो है आपको याद रखने हैं। मैं बार बार नहीं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आया है तो वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों एक ये योजना है, आपने डेफिनेटली इसका नाम सुना होगा, एक पेड़ मां के नाम। ये योजना के बारे में मैंने बजट के अंदर भी जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था, और इसी योजना के अंतर्गत इंदौर में कितने लाख पेड़ लगाने की बात की जा रही है, 51 लाख पेड़ लगाने की बात की जा रही है, और ये ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। आप न्यूज में जाके देखिएगा, ऑलरेडी एक दिन में लगभग 11-12 लाख पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा चुका है। ठीक है, इंदौर ने ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो देखें, एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में इंदौर जिले को 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इंदौर जिले को कितने करोड़ दिए हैं, तो इंदौर जिले को साहब 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, कोई भी नेता अपनी जेब से थोड़ा पैसा लगाएगा, ये सब लेते ही हैं पैसा, सब आपका पैसा है साहब। ठीक है, सब जनता का पैसा है। तो अब देखो, इस पूरे अभियान के तहत एक पौधा मां के नाम, एक पौधा मां के नाम, इस पूरे अभियान के तहत पूरे मध्य प्रदेश में कितने पेड़ लगाए जाएंगे, तो पूरे मध्य प्रदेश में 5 करोड़ पौधे, और उसमें से 51 लाख पौधे कहां पर लगाए जाएंगे, तो 51 लाख पौधे जो है इंदौर में लगाए जाएंगे। ये इसकी पूरी कहानी है, और इंदौर ऑलरेडी जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, इसको भी याद रखना। टोटल पौधे एक पौधा मां के नाम योजना के तहत 5 करोड़ पौधे पूरे मध्य प्रदेश में और 51 लाख पौधे इंदौर में। ठीक है साहब, बस इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहीं पर मैंने आज के इस लेक्चर को जो है समापन किया है इसका। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा आज का जो है ये कंटेंट,
पूरा प्रयास किया है कि आपको बेस्ट से बेस्ट जो है कंटेंट हम यहाँ पर ला के दें, आपका टाइम बचाएं, क्योंकि जब आप सुनते हो तो आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेहतर याद हो जाता है और आपको बेवजह का रिसर्च वर्क भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैगजीन में बहुत सी चीज़ें आलतू फालतू भी होती हैं, उनको हटाना भी पड़ता है, गलतियां होती हैं तो उनको सुधारना भी पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं और तब जाके वीडियो वो आप तक जो है लाई जाती है। तो इजाज़त दीजिए मुझे आज के लिए, मुलाकात करूंगा मैं आपसे अगले लेक्चर में और अब ये सिलसिला यूं ही इसी प्रकार चलता रहेगा जब तक हम अपने पिछले 12 महीने की सारी मध्य प्रदेश सरकार की संदेश मैगजीन को समाप्त नहीं कर देते हैं। दोस्तों जय हिंद, थैंक यू सो मच।